नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक केमिकल स्टॉक को लेकर के। जो केमिकल स्टॉक में देखा जाए तो मार्केट में कुछ रैली बनाती है, कई बार कुछ बहुत दिनों तक सेम रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आती है। लेकिन केवल और केवल इस पर्सपेक्टिव से नहीं हमें बात चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें मार्केट क्या कहती है, मार्केट में रिएक्शंस किस आकार से मिला है, क्योंकि मार्केट में ये देखने को मिला कि इसमें डिमांड थी, प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी चल रही थी और लगातार फिलहाल इनमें प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चलता जा रहा है। और एक साथ में एक सेंटिमेंटल अपडेट निकल के आता है, तो क्या उसके अपडेट के बेसिस पे मार्केट में क्या सस्टेन करने की सिचुएशन में बनती है, या ये अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ही टिकने की चांस बनाती है। हम दोनों एस्पेक्ट से बात करेंगे, जिसका नाम है इंडिया ग्लिटाइन एंड केमिकल्स लिमिटेड को लेकर के। जो खास करके देखा जाए ग्लिटाइन्स और द प्रोडक्टिविटीज में देखा जाए तो कंपनी करती है काम जिसमें प्रोडक्ट के अंदर है ईडीवल ग्लिटाइन की बात कहती है। इसके अलावा फोटोग्राफिक ग्लिटाइन की बात कहती है। इसके अलावा देखा जाए तो टेक्निकल ग्लिटाइन्स हैं। इसके अलावा देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल ग्लिटाइन की बात कहती है, जो कि कंपनी इस फील्ड में अपनी कारोबार करती है। और कुछ सेंटीमेंट भी लेंगे। पहले इनकी फंडामेंटल स्ट्रेटजी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। जो कंपनी कारोबार करती है, उस कारोबार से कितनी परसेंट रिस्क कहती है, उस रिस्क के बेसिस पे मार्केट का रिएक्शंस कैसे रहता है, जहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले निवेशकों के इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें 7,000 से ज़्यादा निवेशक हैं कंपनी में, जहाँ पे प्रमोटर और पब्लिक के आपस में तालमेल है। 62% के आसपास की नियरली होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास, रेस्ट की होल्डिंग की बात में तो आम पब्लिक के पास निकल के आती है। कोई भी एफआईडीआई की पोजीशन नहीं है, लेकिन कुछ पब्लिक के अंदर की बात करें तो कुछ प्लेयर हैं जिनके पास काफी ज्यादा पोजीशन है। यहाँ भी जानना जरूरी है, क्या ये बड़े प्लेयर हैं या छोटे प्लेयर के तौर पे। ये देखा गया एक नाम निकल के आता है संगीता जी, जो एक सुपर इन्वेस्टर के तौर पे कह सकते हैं कि इनमें इनको लगता है कि मार्केट में इस कंपनी में काफी सारा क्या हो सकता है पोटेंशियल्स बनती है। और इनकी यदि होल्डिंग देखें तो शायद अचंभित हो जाते हैं। काफी सारे कंपनी में 100 से 150 कंपनी के अंदर इनका पोजीशन है, एक बड़े सुपर इन्वेस्टर के तौर पे काम करती हैं। दूसरी तरह देखा है तो कंपनी में कुछ और भी जो है एक इन्वेस्टर है, लेकिन इनका इन्वेस्टर का नाम केवल एक कंपनी में सामने आता है। तो ये कह सकते हैं कि एक सुपर इन्वेस्टर यदि आप लोग जानते होंगे तो बेटर है, नहीं तो ये सुपर इन्वेस्टर के तौर पे कामकाज करते इन्होंने इस कंपनी में 5% की होल्डिंग बना के रखी है और काफी दिनों से चल रही है और 7,000 के आसपास की निवेशक की लिस्ट कहती है। लेकिन उनसे पहले कुछ और एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कंपनी में क्या है, रिस्क का क्या अंदाजा कहता है, प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाजा क्या कहता है। केवल केवल हम इन लोग इस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये तो हम सब जानते हैं और आप भी इसको स्कैनर की बेसिस पे जानने की कोशिश करते हैं, तो ये ऑलरेडी मिल जाती है। तब भी एक नज़र इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन और फंडामेंटल स्ट्रेटजी पे। बुक वैल्यू कहता है 228 का, इंटरेस्टिक वैल्यू काफी बेटर है 432 में। और आज भी सिचुएशन के प्राइस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि ये क्या है, अंडर वैल्यूड के श्रेणी में आती है। कंपैरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पी को जिस अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ आज भी निवेशकों का इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं है। निवेशकों का इंटरेस्ट नहीं, निवेशकों का भीड़ की बात करें तो अर्निंग पर शेयर कहते हैं कि 29 रुपए से ज्यादा कमाती है और नंबर ऑफ शेयर काफी कम है, करीब 71 लाख के नंबर ऑफ शेयर है, जिसकी वजह से 270 करोड़ की मार्केट कैप बनती है। 71 लाख की शेयर में देखा गया तो प्रमोटर के हाथ में स्ट्रांग है, बंदी है, जो कि 61% से ज्यादा की होल्डिंग बना के रखी है और डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड भी लगातार मेंटेन करती नजर आती है। जहां तक आरओई आरओसी का सवाल है तो 17% से लेकर के 22% तक की दिशा दिखाती है और प्राइस टू बुक वैल्यू उतना ज्यादा अभी तक क्या है, ग्रोथ लेवल पे नहीं गया है। आज भी यहाँ पे ग्रोथ दिखती नजर आती है और ये कह सकते हैं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट इसके पीछे काफी बेटर हो सकता है, जो कि हायर टू हायर 514 तक गया था। और आज की मार्केट में यदि आप ट्रेंडिंग को देखें, इसकी मार्केट ट्रेंडिंग को, तो फिलहाल मार्केट में क्या लगा निकल के आई थी पिछले 6 महीने की ट्रेंडिंग को देखें तो मार्केट में रिसेंटली प्राइस क्रॉस क्रॉस करती हुई नजर आती है। और इसमें थोड़ा बहुत करके प्रॉफिट बुकिंग तो ऑब्वियसली होना ही, क्योंकि एक प्लेयर को निकलना है, एक प्लेयर को एंट्री करना होता ही है, जो कि मार्केट में ऐसा चलता है। इसको लेकर कभी भी पैनिक नहीं होना कि मार्केट आज 10% चला गया, कभी 20% चला गया, 10% टूट गया, ऐसा कोई क्षणिक भर के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है यदि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक है
तो मार्केट आगे चल करके बेटर कर सकती है, ऐसा दिशा दिखाती। फिलहाल आप 1 साल से देखें तो मार्केट में लगातार इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुआ था और ये कह सकते हैं कि ऊपरी सतह से जो इसमें गिरावट थी, वो एक लंबी गिरावट थी। लगता है कि ऐसा करीब-करीब 50 से 60% के आसपास की रिस्क की इसकी कट हो चुकी थी। अब कट होने के बाद मार्केट नई रेजिस्टेंस के लिए तैयार होती नज़र आती है। अब आते हैं इसकी प्राइस को लेकर के। यदि इनके अकॉर्डिंग देखें तो प्राइस का आंकड़ा कहती है कि नियरली यहां से 200% की मूव करना था और यदि 200% की मूव करता है तो मैं कह सकता हूं कि ये 1200 से लेकर के आगे का मूव करने के लिए रेडी हो सकता है। उसके प्रति कुछ पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि एक पहला इंपैक्ट डालती है डेट टू इक्विटी 0.04 का नंबर कहती है और करंट रेशियो का नंबर थोड़ा सा हाइक है, लेकिन इसको रिकंसिडरेशन करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ऐसा की बात तो नहीं है कि इसको लेकर के उन्होंने काफी सारे सेल्स ऐसे पर्सन को कर दिया, ऐसे कंपनी को कर दिया जो जहां से पैसे इनके पास नहीं आए और पैसे को लेकर के तंगी चल गई और केवल हमारे सामने ये दिख गया कि ईपीएस तो इतना लाजवाब चलती है। तो इसलिए हम जानने की कोशिश करेंगे इनकी नेट रिस्क को, और रिस्क का दर्ज करती है हमारे पास कुछ कंक्लूजन डेटा निकल के आएगा जिसपे हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। अब इस कंपनी को लेकर के एक नजर और डाल दिए हैं, क्योंकि कंपनी 1973 ईस्वी में बनी थी। इंडिया गेली गिलेटाइंस एंड द केमिकल्स लिमिटेड इंगेजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कहती है ओशियंस डी कैल्शियम्स फॉस्फेरस एंड द गिलेटाइंस को लेकर के कंपनी का कारोबार रही है। इसी की तरह हम यदि इनकी पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए हम लोग चार्ट ग्राफ की तरफ मूव करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। एक नजर कोई भी स्टॉक को लेकर, कोई भी प्रोडक्टिविटीज को लेकर हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है। ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं अपने नेक्स्ट पैदान में, जहां पे फाइनेंशियल सिचुएशन को चर्चा करने वाले हैं एज वेल कंपेरिजन टू द, चाहे वो क्यू और क्यू का डेटा हो, चाहे वो वाई वाई का डेटा हो, कि क्यों ना हो। अब इसको लेकर देखा जाए तो मार्केट में क्या कहती है, सेंटीमेंट तो ऐसा बना कि मार्केट में गिरावट का संदेश मिलता है, लेकिन जब आप इनवॉली डेटा के बेस में मूव करेंगे तो लगता है कि अच्छा, जैसे हम क्वार्टरली में गिरते जा रहे थे वैसे ही ईयरली बेसिस में हम ऊपरी रेजिस्टेंस क्रिएट करने में सफल होते जा रहे हैं। भले ही यहां से इन्होंने थोड़ा सा पैनिक हो गए जाती है। क्यों पैनिक हो गई? क्योंकि सेल्स थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन क्या सेल्स ही सब कुछ है? तो दोस्तों नहीं। क्या क्या देखना जरूरी है? केवल सेल्स ही सब कुछ नहीं है। सेल्स के अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसके अलावा देखा जाए तो प्रॉफिट की पार्ट, और इसकी इससे इन सभी से बेहतर कहता है कि आपकी जो उधार है वो उधार कितनी परसेंटेज है, कितने दिन के लिए है, ये सब डेटा को जानना जरूरी है। तभी हम एक किसी भी कंपनी का रिस्क को एनालाइज कर पाएंगे कि आखिर आज के टाइम इनके पास कितने रिस्क है। अब इनके डेटा को बेस देखेंगे तो यहाँ पे बेटर कहती है फ्रॉम द, किससे नहीं कहती, क्योंकि क्यू और क्यू वाई वाई में इसमें गिरावट थी, क्यू और क्यू में गिरावट की बात कहती है। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी किसी टाइम की बात है कि 10 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर चुकी है, लेकिन अभी के टाइम में देखा गया कि उस पर प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं है। केवल 42 करोड़ के टर्नओवर में कंपनी कितनी प्रॉफिट बुक कर रही है? केवल 3 करोड़। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो थी वो इनकी लगातार गिरती जा रही है। इसीलिए हम कहते हैं केवल सेल्स के बेसिस पे नहीं, बाकी कुछ और देखना चाहिए उनको, परफॉर्मेंस लेवल को लेकर के, जहां पे ईयरली ग्रोथ को लेकर कहती कि बेटर तो कर रही थी, लेकिन फिलहाल अभी 2 क्वार्टर से उसमें उस तरह के रिएक्शंस देखने को नजर नहीं आई। लेकिन लास्ट 12 महीने के डेटा में जो प्रॉफिटेबिलिटी की पार्ट है वो बेटर कहती है। अदर सोर्स ऑफ इनकम काफी बेटर है, जो कि इनकी इंटरेस्ट बर्डन को आसानी से एडजस्ट करने में काम क्या है, सफल है। आइए इसको जरा और समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी को समझने के लिए उनकी नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, तो आखिर टोटल इनका काट कूट के कितना घर ले जाती है। लेकिन यदि हम टोटल कंपनी की ओवरऑल बिजनेस को ही माइंड कर लें तो समझ में आ रही है कि नेट इनकम मार्जिन कितना बना, तो वो कहती है कि 10% कंपनी का बन रहा है इस कंपनी को लेकर। अब ये 10% कमाने को लेकर के, 10% प्रॉफिट को लेकर के कंपनी कितने रिस्क फैक्टर लेके चल रही है,
चलिए इसको भी जरा जानने की कोशिश करें, तो हमारे सामने दिखता है कि कंपनी में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। इसको कहते हैं रिस्क फ्री। क्या कहते हैं? रिस्क फ्री की बात कहती है। और रिस्क फ्री के अलावा यदि आप बैलेंस शीट की पोजीशन को देखें, तो कंपनी के पास जो पोजीशंस हैं कर्ज को लेकर के, वो लगातार पे आउट करती जा रही है। वो कैसे हैं? जबकि बैलेंस शीट की जो वेट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अर्थात इसमें क्या हुआ? कौन सी अच्छी बातें कहती है? कहती है फंडामेंटली बैलेंस शीट के बेसिस पे और द पीएल के बेसिस पे। ये दोनों आंकड़ा देती है कि यहाँ पे कंपनी ने बेटर करके रखा है। जब ये बेटर करके रखा है, तो हमने इनको भी लेकर के एक कंक्लूसिव डेटा समझने की कोशिश किया, तो हमारे सामने एक कंक्लूसिव डेटा निकल के आती है कि ओवरऑल 10% कमाने को लेकर के कंपनी की रिस्क कितनी है? केवल 6%। कहां से? सेल्स के बेसिस पे कितना था? उधार। और उधार कितने दिन में मिलता है? 22 दिन में। इसको लेकर के रिस्क फ्री की बात कहती है। और जो 10% कमा रही है प्रॉफिट को लेकर के, उसके आंकड़ा पे यदि आप हम उसको देखें, इस उधार को देखें, तो वो कहती है केवल और केवल 60%। अर्थात इनकी जो परसेंटेज ऑफ इनकम है वो इनके हाथों में अल्टीमेटली मिल चुका है। मतलब फंड इनके पास सफिशिएंट मिल चुके हैं मार्केट से। सपोज दैट आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं, और वो कहते हैं कि यहाँ पे इनके पास कितने उधार थे उस सिचुएशंस में। तो कहती है उधार इनके पास कितने थे? करीब 12 करोड़ के आसपास की बात कहती है सितंबर तक की डेटाबेस में। और 12 करोड़ की यदि क्वार्टरली बेसिस ही मान लें, तो ये कहती है इसके अकॉर्डिंग कितनी कहती है? इसके अकॉर्डिंग कहती है 8 करोड़ तो पैसे थे जब 12 करोड़ था, मतलब 4 करोड़ अभी भी 150% होल्ड है यदि लास्ट 2 क्वार्टर का डेटा देखें तो। लेकिन लास्ट 12 महीने के डेटा को आप कंक्लूसिव देखें, तो ये कहती है 21 करोड़, जबकि आपके डेटर्स कितने पड़े थे? केवल 12 करोड़ के उधार की बात कह रहा हूं। इसके बेसिस पे मार्केट ने क्या सेंटीमेंट दिया कि आप अपने सिचुएशन में बेटर हो। चलिए इन बेटर को साथ साथ कुछ सेंटिमेंटल अपडेट की तरफ लेते हैं। तो इसमें एक अपडेट निकल के आई थी, और वो अपडेट ये था कि ओपन ऑफर फॉर द इक्विटी शेयर को लेकर के एक अपडेट निकल के आई, और वो क्या दर्ज करती है उस पर जरा समझने की एक नजर डालने की कोशिश कर। और वो ये कहता है, जो एक कंपनी है जिस कहती है, जो पब्लिक अनाउंसमेंट कहती है इशूड फॉर द सैफ्रॉन कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मैनेजर टू द ऑफर है, कहते हैं एक्वायर परसुएंस ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ द शेयर। उसमें कहती है कि इनके पास जो फर्दर अटेंशन और द लेवल पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑफ द इंडिया, इस कंपनी को टारगेट कंपनी को लेकर कहती है। और सेफ्रॉन कहती है कि हम यहाँ पे एक्वायर कर रहे हैं। अभी सेफ्रॉन कहती है जो कितने एक्वायर करने वाले हैं, कहते हैं ओपन ऑफर फॉर द जेनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक्वायरर हैं फॉर द अशोक मैचेस एंड द टिम्बर्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एक्वायरर हैं 2। और फिर द कलेक्टिविटी बात करती है कि एक्वायर अप टू द 18 लाख शेयर को इक्विटी इन द 10 रुपये के हिसाब से करेगी, जबकि इनका प्राइस 408 रुपये पे बुक करती है। और ये ऐसा डेटा उन्होंने एग्रीगेट कहती है कितने में करेगी? करीब 75 करोड़ 40 लाख में करने की बात कहती है। और उन्होंने ऐसी बात उन्होंने रखी है, और दिसंबर 5 तारीख की बात ही रखी है, और इस पे जाकर के डिटेल में समझा जा सकता है। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा पार्ट समझने की कोशिश किया। आइए अगले पड़ाव की तरफ चलें। तो ये हमारे सामने दिखता है कि इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो ग्रोथ लेवल था उसमें तो लगातार बेटर कर रही थी, लेकिन थोड़े सिचुएशन को लेकर के इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ा। किसको लेकर के? सेल्स को लेकर के, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के, स्टॉक प्राइस सीजीआर को लेकर के, और रिटर्न ऑन इक्विटी इनको हायर टू हायर रिटर्न बना के देने की उम्मीद से चलती है। जबकि पेयर्स के आंकड़ा के बेसिस पे प्रीलाइट इंडस्ट्रीज एसआरएफ जैसे कंपनी भी शामिल है, और यहाँ उनकी अकॉर्डिंगली जो अर्निंग पर शेयर है उसके बेसिस पे काफी कम इंटरेस्ट है। और कौन एंट्री है? हमने पहले कहा यहाँ पे सुपर इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े निवेशक हैं इंडियन, वो यहाँ पे अपनी पोजीशंस लेके चलते हैं, और आज से नहीं काफी दिनों से। तो क्या कुछ बड़ी रैली क्रिएट हो सकती है जहां तक इस कंपनी का सवाल है? तो वो कहते हैं स्पेशलिटी केमिकल में डील करती है। और यहाँ पे यदि आप कॉर्पोरेट एक्शन में देखें तो कंपनी हमेशा
मैनेजमेंट बेटर कहती है, डिविडेंड भी देती है, जहाँ पे फाइनल डिविडेंड हो, इंटीरिम डिविडेंड हो, 2024 के दौरान की बात करूँ तो ₹11 का डिविडेंड पे आउट कर चुकी है। और इसके अलावा स्टैंडअलोन डेटाबेसेस में हमने कुछ पार्ट को लेकर सेंटिमेंटल बेटर कहती है, कुछ पार्ट को लेकर नहीं कहती। मतलब स्टैंडअलोन डेटाबेसेस में इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है फ्रॉम द की और क्यू बेसिस पे, जबकि ईयरली 10 सालों के डेटाबेस कहती है जो इनकी स्टॉक में लगातार बेटर टू बेटर क्या कर रही है, डिमांड बनती नजर आती है, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम को आप देख लें, कुछ टाइम फ्रेम को छोड़ के। तो ये सेंटिमेंटल अपडेट देता है। ओवरऑल जब मार्केट की हम सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं, परसेंटेज देखते हैं, कई बार लुभावने चक्कर में पड़ जाते हैं कि अच्छा मार्केट तो इतने बड़ा रैली कर रही है, तो देखने वाली बात होती है कि जब रैली होती है तो वो एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग परसेंटेज देखा जाता है कि आज के टाइम में क्या है। कई बार मूल मार्केट बियर मार्केट कंपेयर किया था, और यहाँ पे एक बात कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल इसको लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे लिया नहीं, ये निचले सपोर्ट लेवल पे लिया था। तो यहाँ पे सेंटिमेंटल थोड़ा सा और निगेटिव इम्पैक्ट डाला था, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं जो अपनी प्राइस क्या करने की उम्मीद पे चल रही है, ये हायर टू हायर के लिए दोबारा तैयार होती नजर आती है। हमारे साइड से कोई रिकमेंडेशन की बात नहीं होती, हमेशा कहता हूँ, और यहाँ पे कुछ अच्छी बातें जो कि फेवरेबल की बातें कहती है, और कुछ नॉन फेवरेबल की बातें भी इंक्लूडिंग शामिल करता है, जहाँ पे कुछ बेटर बात कर रिटर्न जो कि जेट्स फ्री कंपनी डिलीवरी अच्छी खासी ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी की बात कहती है, रिटर्न भले ही थोड़ा सा कम दर्ज करती हो, लेकिन चार्ट लेवल पे हमने देखा कि हमेशा, दोस्तों एक ही बात कहता हूँ हमेशा मार्केट को लेकर के, जब कोई मौका मिले, जब कोई मौका मिले तो प्रॉफिट को हाथ से जाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम उसको कहते हैं सिंपल शब्दों में, जो जो भी रेट है उसको कहते हैं भाव ही भगवान है। यदि ऐसा रेट मिलता है कभी भी किसी सिचुएशन में, चाहे आप सिचुएशन एंट्री की बात करें, एग्जिट की बात करें, मैं आपको ऐसा कोई संदेश नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक ही बात कहता हूँ कि मार्केट में जब मौका मिले तो हमेशा प्रॉफिट को अपने पास पॉकेट में भर के रखना चाहिए, और जब रिस्क ज्यादा हो तो रिस्क को मिनिमाइज करते रहना चाहिए। उसको लेकर एक केवल एवरेज से सोल्यूशन नहीं मिलती है, उसको लेकर हेजिंग सिस्टम आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, और खुद की फाइनेंशियल पोजीशन रहेगी, खुद की स्टेबिलिटी रहेगी, तो मार्केट में सस्टेन भी कर पाएंगे और मार्केट से अच्छे खासे लेके भी जाएंगे। अदरवाइज मार्केट ही आपको लेके चली जाती है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।